हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ड्यूक्स क्राइटेरिया फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द ड्यूक क्राइटेरिया आर अ सेट ऑफ क्लिनिकल क्राइटेरिया यूज टू डायग्नोस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन शॉर्ट i.e. a serious infection of heart valves. The criteria were developed by Dr. Duke and colleagues in 1994 and have been widely adopted as a diagnostic tool. जो ड्यूक का क्राइटेरिया है वो क्लिनिकल क्राइटेरिया जिसका यूज हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस किसी पेशेंट को है कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं। ये क्राइटेरिया डॉक्टर ड्यूक और उनके जो कलीग्स थे उनके द्वारा 1994 में मतलब डायग्नोस्टिक टूल के रूप में तैयार किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। तो हार्ट की हमने सुना था 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो अगर एंडोकार्डियम में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। एंडोकार्डियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, इसलिए इन्फेक्शन आर इन्फ्लामेशन इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट तो उसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता किसके किसके कारण है, तो इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है, जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है या तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इनके कारण होता है, या कि फंजाई जिसे कैंडिडा एल्बिकन्स बोलते हैं इनके कारण इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, आईवी ड्रग एब्यूज़। अगर कोई जो ड्रग एब्यूज़ करने वाला पर्सन जो ड्रग्स लेता है अगर वो आईवी के थ्रू वो ड्रग एब्यूज़ कर रहा है तो उसको हो सकता है, मतलब वही सेम नीडल का यूज करके 2-3% ड्रग एब्यूज़ कर रहे हैं तो उससे हो सकता है। दूसरा, हार्ट की अगर कोई सर्जरी हुई है और उसके कारण कोई इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है। डेंटल सर्जरी, अगर दांत की कोई सर्जरी हुई है तो टीथ वगैरह से होकर वो इन्फेक्शन हमारे हार्ट में इन्फेक्ट कर सकता है हार्ट की एंडोकार्डियम को। तो सेंट्रल लाइन, अगर सेंट्रल लाइन जो पेशेंट को लगाई जाती है वो या तो पुरानी हो चुकी है तो बहुत लंबे समय तक पेशेंट हॉस्पिटलाइज है उसको लगी हुई है, उसके कारण भी हो सकता है। अब चलिए हम देखते हैं ड्यूक का क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए एक न्यूमोनिक चलता है बी टाइमर। तो पहले ये देख लेते हैं कि हम डिफिनेटिव डायग्नोसिस कब कहेंगे और पॉसिबल डायग्नोसिस कब कहेंगे ड्यूक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ये मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफिनेट डायग्नोसिस हम कब कहेंगे, अगर 2 मेजर क्राइटेरिया पेशेंट में देखने को मिलते हैं और उसके साथ 3 माइनर क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं तो डिफिनेट कन्फर्म है कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। मतलब जो मेजर क्राइटेरिया 2 देखने को मिले और 3 माइनर क्राइटेरिया देखने को मिले तो कन्फर्म है कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। या फिर एक मेजर क्राइटेरिया देखने को मिले और 5 माइनर क्राइटेरिया पेशेंट में देखने को मिले तो कन्फर्म है कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। अब पॉसिबल डायग्नोसिस मतलब चांसेस हो सकते कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है अगर एक मेजर और एक माइनर क्राइटेरिया मिलते हैं। तो अगर पेशेंट में एक मेजर और एक माइनर क्राइटेरिया देखने को मिले तो पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकता है, या सिर्फ केवल 3 माइनर क्राइटेरिया देखने को मिले तो पेशेंट को मतलब इन्फेक्टिव कार्डाइटिस हो सकता है। अब देखते हैं मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या आता है और माइनर क्राइटेरिया में। तो हमने न्यूमोनिक पढ़ा था ना बी टाइमर। तो मेजर क्राइटेरिया 2 ही हैं, बी से ब्लड कल्चर और ई से इकोकार्डियोग्राफ। ठीक, तो बी से ब्लड कल्चर पॉजिटिव 2 टाइम्स मोर 12 आवर्स अपार्ट। अगर किसी पेशेंट का ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है लेकिन वो डबल आता है, उसमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो डबल है तो उसे मेजर क्राइटेरिया में रखेंगे। ई से अगर किसी पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफिक टेस्ट करते हैं और उसमें हमें एंडोकार्डियल की इन्वॉल्वमेंट उसका पार्टिसिपेशन दिखाई देता है, इकोकार्डियोग्राफी में कोई भी एंडोकार्डियल में इन्फेक्शन दिखाई देता है तो कंफर्म हो जाता है कि तो उसे मेजर क्राइटेरिया में रखेंगे। नेक्स्ट माइनर क्राइटेरिया के लिए न्यूमोनिक है टाइमर। टी से टेम्परेचर, अगर पेशेंट का टेम्परेचर जो है फीवर जो है पेशेंट को फीवर यानी उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसे माइनर क्राइटेरिया माना जाता है। नेक्स्ट है आई से इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना। इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना मतलब यदि पेशेंट में ओस्लर नोड या रॉथ स्पॉट दिखाई देते हैं तो उसे माइनर क्राइटेरिया में रखेंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ओस्लर नोड और रॉथ स्पॉट क्या होते हैं। नेक्स्ट है एम यानी माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस। इसमें क्या है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर नॉट मीटिंग अ मेजर क्राइटेरिया। इसमें भी पॉजिटिव ब्लड कल्चर देखने को मिलेगा लेकिन वो मेजर क्राइटेरिया से थोड़ा कम रहेगा। मतलब अगर हम मेजर क्राइटेरिया के ब्लड कल्चर की बात करें तो उसमें भी पॉजिटिव आएगा लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया ग्रोथ होगी वो डबल होगी, तब हम उसे मेजर क्राइटेरिया में रखेंगे। लेकिन अगर ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बैक्टीरिया ग्रोथ डबल नहीं है तो हम उसे माइनर क्राइटेरिया में रखेंगे।
इस एम्बोलिक फेनोमेना जैसे कि आर्टेरियल एम्बोलाई हो सकता है, कंजक्टाइवल हेमरेज, पेनलेस स्किन लेशंस अगर पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो आर्टेरियल एम्बोलाई वही मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया है, वो आर्टरी में जाके ब्लॉकेज कर रहा है, तो ये आर्टेरियल एम्बोलाई हो गया। कंजक्टाइवा में अगर कोई हेमरेज वगैरह हो गया है तो हो सकता है, और पेशेंट में अगर स्किन लेशंस दिखाई दे रहा है लेकिन वो पेन लेशन में पेन नहीं हो रहा है तो उसे हम माइनर क्राइटेरिया में रखेंगे। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर, अगर पेशेंट को कोई कंजेनाइटल हार्ट की डिसीज है या पेशेंट आईवी ड्रग अब्यूज कर रहा है जो अपन ने रिस्क फैक्टर में बढ़ा तो वो माइनर क्राइटेरिया में आएगा। डिफिनेटिव डायग्नोसिस हमने कब बोला था, जब ये दोनों मेजर क्राइटेरिया हों, मतलब ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव हो और इकोकार्डियोग्राम वाला भी एविडेंस दिखाई दे। लेकिन इनमें से जो 5 माइनर क्राइटेरिया, इनमें से कोई 3 प्रेजेंट हो तो डिफिनेट डायग्नोसिस बोल सकते हैं, या तो फिर पेशेंट में कोई एक मेजर क्राइटेरिया हो और ये पाँचों माइनर क्राइटेरिया हो तो भी हम डिफिनेट डायग्नोसिस बोल सकते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी जो हमने पढ़ा था कि ऑस्लर नोड और रॉथ स्पॉट। ऑस्लर नोड क्या होते हैं? ऑस्लर नोड एक रेड पर्पल कलर के लेशंस बन जाते हैं। कहाँ बनते हैं? पेशेंट के फिंगर में देखने को मिलेंगे और टोज में देखने, मतलब पेशेंट के फिंगर में और टो यानी अंगूठे में देखने को मिलेंगे। ये जो ऑस्लर नोड वाले लेशंस होते हैं, ये पेनफुल होते हैं और ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं। मतलब ऑस्लर नोड में रेड पर्पल कलर के लेसन बन जाते हैं जो कि पेशेंट के फिंगर में आपको दिखाई देंगे और टोच में दिखाई देंगे। लेकिन ये जो लेसन्स बनते हैं ना, इनमें पेन होता है, पेशेंट को पेन होता है और ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट एक और देखते हैं जैनवे लेसन। जैनवे लेसन भी रेड पर्पल कलर के ही लेसन्स होते हैं। ये फिंगर एंड टोज में दिखाई देते हैं ना ऑस्लर नोड, लेकिन जो जैनवे लेसन्स होते हैं वो पेशेंट के पाम यानी हथेली और सोल यानी तलवे में दिखाई देते हैं। डिफरेंस क्या है कि वो फिंगर और टोज में दिखाई देते हैं, ये पाम एंड सोल में। जो ऑस्लर नोड वाले जो लेसन्स होते हैं ना, वो थोड़े उभरे हुए दिखाई देते हैं, और जो जैनवे लेसन्स होते हैं वो भी रेड पर्पल कलर के ही होते हैं लेकिन वो फ्लैट होते हैं। ऑस्लर नोड वाले लेसन्स अपन ने देखा था पेनफुल होता है पेशेंट को, लेकिन जैनवे जो लेसन्स होते हैं उनमें पेन नहीं होता है। ऑस्लर नोड वाले लेसन्स 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा के हो सकते हैं और जैनवे लेसन्स 1 सेंटीमीटर से कम हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने ऊपर देखा था रॉथ स्पॉट। रॉथ स्पॉट यानी रेटिना में हैमरेज हो जाना। इसमें वाइट या पेल कलर का सेंटर दिखाई देगा रेटिना में। जब हम पेशेंट के आई का फंडोस्कोपी के द्वारा एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें रेटिना में वाइट या पेल कलर का सेंटर दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और रेटिना में जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है वहाँ चला जाता है और ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण रेटिना में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो वहाँ इस्चीमिया की कंडीशन बनती है। इसलिए वहाँ रेटिना में वाइट या पेल कलर के सेंटर दिखाई देते हैं जब हम पेशेंट की आई का फंडोस्कोपी से एग्जामिनेशन करते हैं। ये ओस्लर नोड, रॉथ स्पॉट, जैनवे लेसन्स ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के मेन साइन एंड सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स भी हैं। तो हमने ड्यूक्स का क्राइटेरिया देख लिया और ओस्लर नोड, रॉथ स्पॉट, जैनवे लेसन्स क्या होते हैं ये सब देख लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।